Hello students, good morning. I welcome you all on my YouTube channel. My name is Vishnu Gupta and we are learning biology here, that is more than a subject. This session is for class 11 and in class 11 we are studying about the plant kingdom. Yesterday I explained you the sexual reproduction, how the sexual reproduction perform in algae. Algae में sexual reproduction कैसे होता है और मैंने आपको बताया था कि algae को हम और क्या बुलाते हैं, थैलोफाइटा भी बुलाते हैं। ठीक है, थैलोफाइटा क्यों बुलाते हैं? थैलोफाइटा बना थैलस से। ठीक है, अगर हम थैलोफाइटा को तो थैलोफाइटा किससे बना है? थैलस से बना है। और थैलस मतलब क्या होता है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी। अगर कोई भी प्लांट है और उसमें रूट लीफ स्टेम नहीं है तो उसको हम बुला सकते हैं क्या? थैलस। थैलस मतलब अनडिफरेंशिएटेड बॉडी बुला सकते हैं। ठीक है, तो उसी को हम बुलाते हैं थैलोफाइटा। तो सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द एल्गी मीन्स द थैलोफाइटा। द थैलोफाइटा और एल्गी कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस: क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई एंड रोडोफाइसियाई। बहुत ध्यान से समझना, बहुत एक्चुअली अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से नहीं समझोगे, थोड़ा जुगाड़ नहीं लगाओगे, थोड़ा सा क्यूरोसिटी आपकी अच्छी नहीं रहेगी, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके कम पढ़ोगे तो ये आपको चैप्टर टिपिकल लगेगा, आपको लगेगा ये बहुत टफ चैप्टर है। लेकिन जैसे मैंने भी बताया, थोड़ा सा इंटरेस्ट अगर लेके आओगे तो कन्फर्म ये चैप्टर आपके लिए मैं एकदम हलवे की तरह कर दूँगा। ठीक है, और मैं आपको कैरेक्टरिस्टिक को याद करना भी सिखा दूंगा कि आप कैरेक्टरिस्टिक को कैसे याद कर सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। ठीक है, बहुत ज़्यादा एंथुजियाज्म के साथ आ जाइए सब लोग और पढ़ते हैं आगे। ठीक है, एल्गी और थैलोफाइटा को हम 3 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। इन 3 क्लासेस को डिवाइड करने के लिए जो क्राइटेरिया है ना, वो एक तो है कि कलर मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब हमने देखा कि जो एल्गी होते हैं उनमें एक ही क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं होते, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल पिगमेंट होते हैं, पहला। दूसरा, फूड स्टोरेज, जो उनकी बॉडी में जो फूड का स्टोरेज होता है दैट इज़ इन डिफरेंट फॉर्म, वो डिफरेंट फॉर्म में होता है। जैसे आपने प्लांट में देखा होगा कि प्लांट स्टोर द फूड इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, वो कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में स्टोर करते हैं। सेम एज इन द एल्गी स्टोर द फूड इन डिफरेंट फॉर्म, वो डिफरेंट फॉर्म में स्टोर करते हैं फूड का। ठीक है, तीसरा हो जाएगा दैट विल बी गैमीट, किस तरह के गैमीट का प्रोडक्शन हो रहा है, गैमीट फ्लैजिला है कि नहीं है, मतलब गैमीट कंटेन फ्लैजिला और दे डोंट हैव फ्लैजिला, गैमीट्स में फ्लैजिला है कि नहीं है। उसके बाद हैबिटेट भी एक कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब एक क्राइटेरिया है। हैबिटेट में एक तो तुम्हें पता है एल्गी मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, लेकिन एक्वेटिक में भी तुम्हें पता है कुछ होते हैं जो फ्रेश वाटर होते हैं, कुछ होते हैं क्या होते हैं, मैरीन वाटर होते हैं। तो इस तरह से हमने हैबिटेट के बेसिस पे भी इन 3 क्लासेस को क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है। ठीक है, तो देयर आर सो मेनी क्राइटेरिया, ऑन द बेसिस ऑफ दोज क्राइटेरिया वी हैव डिवाइडेड द एल्गी इनटू 3 क्लासेस: क्लोरोफाइसियाई, फियोफाइसियाई और रोडोफाइसियाई। देखो, कोई भी अब जो है मेन तुम्हारा कैरेक्टरिस्टिक का चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। अभी तक क्या था कि अभी तक चलो ठीक था कि बहुत सारे कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होते थे, किसी तरह हम उसको याद कर लेते थे। लेकिन अब ध्यान रखना बहुत, क्योंकि अब जो है प्लांट किंगडम फिर एनिमल किंगडम जब पढ़ोगे तो तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक को रिटेन करना पड़ेगा। मतलब ऐसा नहीं कि आपने अभी पढ़ा तो आपको समझ में आ गया लेकिन बाद में आप भूल गए। ठीक है, ऐसा बहुत होता है इन चैप्टर्स में, ये बहुत रिकरेंट प्रॉब्लम है। इसीलिए आज मैं जो भी चीज़ें, जो भी ट्रिक बताऊंगा आपको, वो बहुत ध्यान से समझना है और उसको इम्प्लीमेंट भी करना है। ठीक है, अब देखो लिखा है क्लोरो, जहाँ पे भी क्लोरो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ग्रीन, जैसे क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, तो क्लोरो जहाँ पे भी वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ग्रीन। जहाँ पे भी फियो वर्ड आ जाए उसका मतलब होता है ब्राउन, और जहाँ पे भी रोडो वर्ड आ जाए इसका मतलब होता है रेड। तो एक चीज़ तो पता हो गई कि क्लोरोफाइसियाई मतलब ग्रीन एल्गी, फियोफाइसियाई मतलब ब्राउन एल्गी और रोडोफाइसियाई मतलब रेड एल्गी। क्लियर है? ठीक है, तो ये वहाँ पे हो गया कि 3 क्लासेस के जो नाम है ना वो हमें आने चाहिए। अब अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि हाउ कैन वी को रिलेट द कैरेक्टरिस्टिक, हम उनके अदर कैरेक्टरिस्टिक को कैसे को रिलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सेशन विद दीज 3 क्लासेस। तो सबसे पहले क्लास पढ़ेंगे कौन सी? क्लोरोफाइसियाई, दैट इज़ आल्सो ग्रीन एल्गी। तो मैंने पहले आपको मैं दिखा दूँ, सब ने देखा होगा, देखो सब ने वाटर में इस तरह के पार्ट्स देखे होंगे ना, ग्रीन कलर के। तो अभी तक हम इसको क्या बुलाते थे? काई बुलाते थे, लेकिन आज के बाद आप इसको काई नहीं बुलाओगे। ये है एक्चुअली है क्या? ये है एल्गी। और ये किस कलर के दिख रहे हैं? ग्रीन कलर के दिख रहे हैं। तो किस टाइप के एल्गी हो गए? ग्रीन एल्गा हो गए या ग्रीन एल्गी हो गए। ठीक है, तो ग्रीन एल्गी आप देख रहे हो कि किस तरह से पूरी तरह से स्प्रेड आउट है पूरे वाटर बॉडी पे। इसका मतलब इनका जो मेन हैबिटेट है वो क्या होता है? वाटर होता है। याद रखना, कोई भी अगर वाटर स्ट्रीमिंग वाटर है,
मतलब अगर वो बह रहा है, जैसे आपने कभी रिवर में ऐसे नहीं देखा होगा, लेकिन अगर वही वाटर अगर स्टेगनेंट हो जाए, स्टेगनेंट मतलब क्या होता है, इकट्ठा हो जाए, मतलब रुक जाए, स्टेगनेंट वाटर, ठहरा हुआ पानी, ठीक है। एक गाना भी था ना, ठहरे हुए पानी में कंकर न मार, ठीक है। तो ठहरे हुए पानी के यहाँ पे इंग्लिश क्या होगी, स्टेगनेंट वाटर। तो मोस्टली जहाँ पे जैसे पॉन्ड वाटर स्टेगनेंट होता है, शैलो वाटर होता है, कभी कभी आपने देखा होगा वाटर मेन स्ट्रीम से हट के कहीं पे इकट्ठा हो जाता है, तो वो शैलो वाटर हो जाता है। तो इस तरह से शैलो वाटर या स्टेगनेंट वाटर में आप देखोगे कि ये जो एल्गी होते हैं ये ज़्यादा होते हैं, समझ में आया, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। ग्रीन एल्गी मैंने आपको दिखा दिया। उसके बाद देखो ग्रीन एल्गी के कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखो दिख रहे हैं, स्ट्रक्चर दिख रहा है। अब इसमें आप देख रहे हो कि रिबन शेप में है, ये देखो किस तरह से शेप है इसका, रिबन शेप है। तो ये जो रिबन शेप के भी हो सकते हैं, आगे बहुत डिफरेंट टाइप ऑफ शेप हो सकते हैं। तो क्लोरोफाइसियाई का सबसे जो पहला कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, वो याद कैसे करेंगे। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, क्लोरो मतलब क्या होता है, ग्रीन। तो इनको कॉमनली हम क्या बुलाते हैं, ग्रीन एल्गी बुलाते हैं, ठीक है। देखो जो भी कैरेक्टरिस्टिक मैंने इस सीक्वेंस में लिखे हैं, ज़रूरी नहीं कि आप इसी सीक्वेंस में लिखो। बहुत सारे स्टूडेंट्स के अंदर ये फीलिंग आती है कि जिस सीक्वेंस में सर ने कैरेक्टरिस्टिक बताया है उसी सीक्वेंस में लिखना है, नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। जिस भी सीक्वेंस में आपको कन्वीनियंट हो उस सीक्वेंस में हम कैरेक्टरिस्टिक को लिख सकते हो। लेकिन आज मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ। जैसे मान लो लिखा है क्लोरो, क्लोरो मतलब होता है ग्रीन, तो अपने आप से पूछो कि ग्रीन क्यों होता है, ठीक है। ये क्लोरोफाइसियाई ग्रीन क्यों दिखते हैं। अब देखो इसका रीज़न लिखा हुआ है, क्लोरोफिल ए और बी की डोमिनेंसी की वजह से। अगर क्लोरोफिल ए और बी किसी भी प्लांट में, चाहे वो एल्गी ही क्यों ना हो, उसमें अगर डोमिनेंट है तो कलर कैसा आएगा, ग्रीन आएगा, समझ में आया, ठीक है। ग्रीन या ब्लूइश ग्रीन होते हैं, ठीक है, पूरी तरह से ग्रीन ना हो के ब्लूइश ग्रीन होते हैं। अगर आप देखो तो ग्रीन एल्गी क्यों ग्रीन हो गए, क्लोरोफिल ए और बी की वजह से। तो आपको एक कैरेक्टरिस्टिक और पता लग गया। देखो पहला कैरेक्टरिस्टिक इसके नाम पे, क्लोरोफाइसियाई मतलब ग्रीन एल्गी। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक उसी से कनेक्ट कर दो कि ये ग्रीन क्यों दिखते हैं। अब अगर क्लोरोप्लास्ट होता है तो इनके डिफरेंट शेप होते हैं। देखो जितने भी एल्गी यूनिसेलुलर होते हैं उनका जो स्ट्रक्चर है ना वो क्लोरोप्लास्ट डिसाइड करता है। क्योंकि अगर हम प्लांट सेल में देखें तो सबसे लार्जेस्ट ऑर्गेनल होता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर अगर रिबन शेप में है तो एल्गी का भी स्ट्रक्चर रिबन शेप हो जाएगा। जैसे अभी मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था ना, ये यहाँ पे देखो एल्गी का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, फिलामेंटियस मतलब रिबन शेप हो गया, ठीक है, स्पाइरल शेप हो गया। क्यों हो गया, क्योंकि ये क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर ही ऐसा है। क्योंकि ये एल्गी कैसे हैं, यूनिसेलुलर हैं। ये आपको दिख तो बहुत ढेर सारे ना, क्योंकि एक साथ रहते हैं, कॉलोनियल बना के रहते हैं, लेकिन होते हैं ये क्या, यूनिसेलुलर होते हैं। तो जितने भी यूनिसेलुलर एल्गा होते हैं, ठीक है, उनका जो क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें उसका जो शेप होगा उसी की तरह उन एल्गा का भी शेप हो जाएगा। जैसे मैंने स्लाइड लगा दी है, देखो ये देखो यहाँ पे क्या है, कैसा हो गया कप। तो पूरे एल्गे का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, कप की तरह हो गया। डिस्क की तरह अगर है तो डिस्क्वायड बोलते हैं। सी शेप देखो, अगर यहाँ पे देखो ध्यान से तो ऐसे सी शेप बन रहा है, ऐसे सी शेप बन रहा है। तो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर कैसा हो गया, सी शेप हो गया। फिर यहाँ पे देखो क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर रिब्ड हो गया पूरी तरह से, ये राइब्ड हैं इस तरह से, मतलब कई सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकले हैं तो इसको बुलाते हैं राइब्ड। उसके बाद देखो रेटिकुलेट हो गया, रेटिकुलेट मतलब होता है नेटवर्क। देखो ऐसे बहुत सारे फैल गए ना ऐसे, तो इसको बुलाते हैं नेटवर्क। तो रेटिकुलेट का मतलब क्या होता है, नेटवर्क। अगर पूरा तरह से जाल फैल जाए, जैसे आपने जाल देखा होगा, नेट देखा होगा, तो नेट में क्या होता है, जो पोर्स होते हैं पूरी तरह से स्प्रेड होते हैं। तो वैसे यहाँ देखो बहुत ढेर सारे ऐसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, एकदम नेट की तरह दिख रहे हैं। इसीलिए जहाँ पे भी रेटिकुलेट वर्ड आ जाए उसका मतलब ही होता है नेट की तरह। यहाँ देखो स्पाइरल शेप है, अभी दिखाया ना मैंने आपको स्पाइरल शेप, ठीक है, स्पाइरोगायरा में स्पाइरल शेप होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट का शेप होगा वैसे ही उस एल्गी का भी शेप हो जाएगा। लेकिन वो एल्गी यूनिसेलुलर होना चाहिए, क्योंकि मल्टीसेलुलर में जो हमारी सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर को डिफाइन नहीं करती। जैसे अगर हम अपनी बॉडी की बात करें तो हमारी बॉडी में ब्लड सेल भी होती है, नर्व सेल भी होती है। तो क्या हमारी बॉडी नर्व सेल की तरह हो जाती है, नहीं। क्या हमारी बॉडी ब्लड सेल की तरह हो जाती है, नहीं। लेकिन अगर कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो उसमें जिस तरह से क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर होगा वैसे ही उसकी बॉडी का भी शेप हो जाएगा, उसकी बॉडी का भी स्ट्रक्चर वैसे ही फॉर्म हो जाएगा। समझ में आया। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है ना वो शेप डिसाइड करता है कि क्लोरोप्लास्ट रेटिकुलेट शेप में भी हो सकता है, कप शेप हो सकता है,
स्पाइरल शेप हो सकता है, रिबन शेप हो सकता है। तो ये हो गया शेप के बारे में। अब देखो, क्योंकि ये प्लांट है तो फूड फोटोसिंथेसिस शो करेंगे, फोटोसिंथेसिस करेंगे तो प्रोडक्ट बनाएंगे, मतलब फूड बनाएंगे। तो तुम्हें पता है एक प्रोडक्ट तो तुम्हें पता है कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपको स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट तो पता ही होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि एल्गी के केस में डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फूड बनाते हैं। जैसे हमारे घर में केवल दाल रोटी ना बन के बहुत सारे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, बहुत सारे हम मील हमारे यहाँ बनती है, रेसिपी बनती है। ऐसे ही एल्गी के केस में क्या होता है कि उनके मतलब उनके भी प्लांट बॉडी में डिफरेंट फॉर्म ऑफ द फूड बनता है। जैसे एक फूड होता है जिसको बोलते हैं पायरिनोइड, ठीक है। ये क्लेमाइडोमोनास में मैंने देखो पायरिनोइड का स्ट्रक्चर लगा दिया है। पायरिनोइड का मतलब होता है कि अंदर तो स्टार्च होता है, मतलब अंदर तो क्या होता है स्टार्च, और बाहर होती है प्रोटीन। मतलब प्रोटीन जो है वो स्टार्च को क्या कर लेती है, कवर कर लेती है, और इसी स्ट्रक्चर को क्या बुलाते हैं हम, पायरिनोइड। तो पायरिनोइड का मतलब हो गया प्रोटीन प्लस स्टार्च। स्टार्च अंदर होता है और उसके ऊपर एक लेयर आ जाती है जिसको बुलाते हैं हम प्रोटीन लेयर, ठीक है। तो और इसी फॉर्म ऑफ द फूड को क्या बुलाते हैं हम, पायरिनोइड बुलाते हैं। तो समझ में आ गया होगा ना, ठीक है। तो पायरिनोइड क्या हो गया, स्टोरेज बॉडी हो गई जिसमें फूड स्टोरेज होता है। कहाँ पे, हमेशा ध्यान रखना कि कोई भी फूड का स्टोरेज हो रहा है प्लांट सेल में तो वो क्लोरोप्लास्ट में होता है, याद रखना, ठीक है। पायरिनोइड क्या होता है, कंटेन प्रोटीन बिसाइड स्टार्च। अभी मैंने आपको दिखाया ना कि प्रोटीन बिसाइड होता है और स्टार्च उसके बीच में होता है, तो स्टार्च प्लस प्रोटीन इज इक्वल टू पायरिनोइड, ठीक है। उसके बाद फूड जो है वो ऐसा नहीं कि केवल पायरिनोइड के फॉर्म में होता है, ऑयल के फॉर्म में भी होता है, ऑयल ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में फूड का स्टोरेज हो सकता है। बहुत सारे ऐसे एल्गी होते हैं जो ऑयल का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, और वो ऑयल हम भी यूज़ कर सकते हैं इन द डिफरेंट, बहुत सारे केमिकल्स बनाने में, बहुत सारे मेडिसिन बनाने में हम उनको केमिकल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो उनके बॉडी में ऑयल का भी स्टोरेज होता है, ऑयल ड्रॉपलेट स्टोर हो जाती है। क्योंकि ये प्लांट सेल है तो प्लांट सेल तुम्हें पता है सेल वॉल की बनी होगी, और सेल वॉल किसका बना होगा, सेलुलोज। सेलुलोज इनर होता है, मतलब अगर इनर सेल वॉल है, तुम्हें पता है जो सेल वॉल होती है उसमें दो पार्ट होते हैं। अगर हम सेल वॉल के देखें तो दो पार्ट होते हैं, एक इनर होता है और एक आउटर होता है। तो जो इनर होता है वो बना होता है सेलुलोज से, और जो आउटर होता है वो बना होता है पेक्टोज से, ठीक है। तो पेक्टोज क्या बनाता है, आउटर वॉल, और सेलुलोज बनाता है इनर वॉल। क्लियर है। तो क्लोरोफाइसिए के ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है। देखो कुछ कैरेक्टरिस्टिक तो आपको थोड़ा बहुत याद करना पड़ेगा, लेकिन कुछ कैरेक्टरिस्टिक मतलब 90% कैरेक्टरिस्टिक ऐसे हैं कि आप उनको कैसे याद कर सकते हो, उनको को रिलेट करके याद सकते हो। जैसे मैंने ग्रीन एल्गा के बारे में बताया, तो ग्रीन क्यों होते हैं, अपने आप से क्वेश्चन पूछो, ठीक है। ग्रीन एल्गा होते हैं तो इनमें फूड का फॉर्मेशन होता होगा, को तो कौन सा फूड बनता है, तो इनमें पायरिनोइड बनता है। अब अपने आप से पूछो पायरिनोइड क्या होता है, तो पायरिनोइड इज़ द प्रोटीन प्लस स्टार्च, प्रोटीन प्लस स्टार्च होता है पहला। उसके बाद इनका जो फूड स्टोरेज होता है वो कहाँ होता है, क्लोरोप्लास्ट में होता है। इनकी सेल वॉल, क्योंकि ये प्लांट सेल है तो सेल वॉल बनी होती है। सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टोज की बनी होती है। तो ये दोनों होते कहाँ हैं, सेलुलोज इनर होता है और पेक्टोज कहाँ होता है, बाहर की तरफ होता है। तो इस तरह से अगर आप अपने से आपसे क्वेश्चन पूछ के कैरेक्टरिस्टिक को याद कर डालोगे तो आपको कभी भी इन कैरेक्टरिस्टिक को रोट नहीं करना पड़ेगा, मतलब एकदम रटना नहीं पड़ेगा, आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने अभी बताया ना कि आपको 70 से 80% कैरेक्टरिस्टिक अपने आप समझ में आ जाएगा, और अगर उतने ही कैरेक्टरिस्टिक आपको समझ में आ गए तो बहुत है, ठीक है। जरूरी नहीं कि आप 100% कैरेक्टरिस्टिक लिख पाएँ, आप 70-80% भी कैरेक्टरिस्टिक अगर लिख पा रहे हो तो दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू, बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, और भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं क्लोरोफाइसिए के। देखो वेजिटेटिव, देखो ये चीज़ें मैंने पहले पढ़ा चुका हूँ मैं। वेजिटेटिव ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पहले ही बता दिया है मैंने। तो जब भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की बात आए तो आप क्या लिख सकते हो, फ्रेगमेंटेशन, बिना कुछ सोचे क्या लिख दो, फ्रेगमेंटेशन से होता है। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात आए तो आप क्या लिख सकते हो, जूस्पोर लिख सकते हो क्लोरोफाइसिए में। और आपको पता है जूस्पोर्स क्या होते हैं, जूस्पोर्स आर द ए सेक्सुअल स्पोर्स, दोज है फ्लैजिला। अगर किसी के पास फ्लैजिला है तो वो क्या होगी, वो सेल मोटाइल होगी, ये भी आपको पता है, ठीक है, याद रखना। और जहाँ पे जूस्पोर का फॉर्मेशन होता है, देखो एक स्ट्रक्चर होता है जिसका नाम है स्पोरेंजिया, ये आपको मैंने फंजाई में पढ़ाया था, याद होगा अगर। स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया मतलब स्पोर से बना, जहाँ पे स्पोर का प्रोडक्शन हो उसको बुलाते हैं स्पोरेंजिया। अब बताओ अगर जहाँ पे जू स्पोर का प्रोडक्शन हो उसको क्या बुलाएंगे। अब बहुत लोग सोच में पड़ गए होंगे, अरे यार कौन सा नाम बुलाएंगे, कौन सा नाम बुलाएंगे, दिमाग लगाओ, उसको बुलाएंगे जू स्पोरेंजिया, ठीक है। तो कितना ईजी है, बायोलॉजी बहुत ही ईजी है, इसको लोगों ने फालतू का टफ बना दिया है,
ठीक है, और ऐसा पढ़ाते हैं जैसे लगता है उसको रटने की कोशिश करा रहे हैं। ठीक है, तो रटना नहीं है आपको, थोड़ा सा जुगाड़ लगाना है, थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा एनालिटिकल होना है। ठीक है, तो ये हो गया ज़ूस्पोर कहाँ पे प्रोड्यूस होंगे, ज़ूस्पोरेंजिया में प्रोड्यूस होंगे। अब आ जाओ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। आपको पता है आइसोगैमस क्या होता है। अगर दो गैमीट हैं और दोनों एक दूसरे से मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर हैं, ठीक है, तो इन दोनों का जब फ्यूज़न होता है तो उसको बुलाते हैं आइसोगैमस। अगर दो गैमीट हैं, दोनों एक दूसरे से डिसिमिलर हैं, जैसे ये छोटा है ये बड़ा है, तो दोनों एक दूसरे से क्या है, डिसिमिलर हैं, इसको क्या बुलाते हैं, एनाइसोगैमस बुलाते हैं। ओगैमस में क्या होगा कि जो फीमेल गैमीट होगी वो लार्ज होगी और जो मेल गैमीट होगा, सॉरी ये मेल गैमीट नहीं है, ठीक है, ये फीमेल गैमीट क्या होगी, ये लार्ज होगी। और तुम्हें पता है जो लोग मोटे होते हैं, जो लार्ज होते हैं, वो चलते कम है, तो ऐसे याद रखना। ठीक है, तो लार्ज गैमीट कभी मूव नहीं करेगा, तो ये नॉन मोटाइल होता है। और जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और मोटाइल होता है। तो मेल गैमीट फीमेल गैमीट को आके फर्टिलाइज करता है, इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं, oogamous। ठीक है, जैसे आपने 10th में ह्यूमन का रिप्रोडक्शन पढ़ रखा है, उसमें पढ़ रखा है कि जो स्पर्म होता है वो ओवम को जाके फर्टिलाइज करता है, ओवम थोड़ा ना मूव करती है। तो ओवम क्या है, फीमेल गैमीट है, स्पर्म क्या है, मेल गैमीट है। उस तरह से यहाँ पे भी समझ सकते हो कि जो मेल गैमीट होता है वो स्मॉल होता है और वो मूव करता है किसकी तरफ, फीमेल गैमीट की तरफ, उसको फर्टिलाइजेशन करता है। और इसी प्रोसेस को क्या बुलाते हैं हम, oogamous बुलाते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, देखो क्लेमाइडोमोनास, वॉल्वॉक्स, यूलोथ्रिक्स, स्पाइरोगायरा एंड कारा। तो ये सब किसके एग्जांपल हो गए, क्लोरोफाइसियाई, मतलब ग्रीन एल्गी के एग्जांपल हो गए। तो मोस्टली ये ग्रीन होंगे। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि एकदम से ग्रीन होंगे, ब्लूइश ग्रीन भी हो सकते हैं, ग्रीन भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीन होंगे तो इनमें पिगमेंट कौन सा होगा, क्लोरोफिल ए एंड बी। अगर ग्रीन है या ब्लूइश है तो क्लोरोफिल ए और बी। देखो क्लोरोफिल की ना सीरीज़ याद कर लो, क्लोरोफिल ए, जैसे ABCD याद करते हैं ना, ABC और D, बस इतना ही याद करो, आगे नहीं होता EFGH नहीं होता। तो क्या होता है, ABCD, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी और क्लोरोफिल डी। ये अभी आपको आगे काम आएगा। और जब भी कोई आप मतलब क्लासेस पढ़ो, जैसे आप एल्गी की क्लासेस पढ़ रहे हो, तो सबसे पहले एल्गी की क्लास कौन सी है, क्लोरोफाइसियाई, सी से लिख लिया, पी से क्या लिखा, फियोफाइसियाई, और आर से क्या लिखा, रोडोफाइसियाई, CPR, सी का मतलब क्लोरोफाइसियाई, पी का मतलब फियोफाइसियाई और आर का मतलब रोडोफाइसियाई। तो अगर आपको सीक्वेंस याद रहेगा ना, तो आपको कैरेक्टरिस्टिक याद करने का मतलब मैं जादू बता दूंगा अभी, कि आप कैसे तीनों के कैरेक्टरिस्टिक कभी भूल नहीं सकते, मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते। क्योंकि कभी कभी ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट क्या करते हैं, फियोफाइसियाई का कैरेक्टर क्लोरोफाइसियाई में लिख देते हैं, क्लोरोफाइसियाई का कैरेक्टरिस्टिक रोडोफाइसियाई में लिख देते हैं, तो ऐसा कभी नहीं होगा। ठीक है, बाकी कैरेक्टरिस्टिक तो आपको समझना ही पड़ेगा। बाकी मैं ट्रिक बताऊंगा आपको, जादू बताऊंगा कि किस तरह से आप इन कैरेक्टरिस्टिक को मतलब कंफ्यूज नहीं हो सकते, एकदम राइट कैरेक्टरिस्टिक लिख सकते हो। ठीक है, तो क्लोरोफाइसियाई क्लियर हो गया, समझ में आ गया। एक दो बार ज़रूर रिवाइज़ करना, क्योंकि बिना रिवीजन के आपको ये समझ में नहीं आएगा। ठीक है, एक बार रिवाइज़ करना और जो जिस तरह से मैंने बताया है उस तरह से समझने की कोशिश करना, थोड़ा सा दिमाग लगाना। देखो हर किसी का IQ लेवल एक जैसा नहीं होता, किसी को बहुत जल्दी समझ में आ जाता है, किसी को थोड़ा सा लेट समझ में आता है। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्चुअल क्लासेस की में थोड़ा सा आपको मतलब एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, कि अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो आपको 1 या 2 बार उसको देखना पड़ेगा। और जब आप एक दो बार देखने पे भी ना समझ आए तो मैं किस लिए हूँ। ठीक है, मैं आपको और अच्छे से फिर समझा दूंगा। इसका मतलब ये नहीं कि मैं अच्छे से नहीं समझा रहा हूँ, ठीक है, तब मैं और कोई सी ट्रिक से आपको समझाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। क्लियर है, तो क्लोरोफाइसियाई समझ में आ गया। ठीक है, अब रोडोफाइसियाई कल पढ़ेंगे, आज ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, रोडोफाइसियाई हम लोग कल पढ़ेंगे, आज ही आप लोग रिवाइज़ कर लेना। ठीक है, कल हम लोग रोडोफाइसियाई और फियोफाइसियाई दोनों कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो आई एम कंप्लीटिंग दिस सेशन, कंप्लीट कर रहा हूँ मैं सेशन को। होप सो दैट यू आर डूइंग वेल एट योर होम। आज मैंने 2 आइकन भी देखो लगाए हैं। ठीक है, ये हमने सेशन कंप्लीट कर लिया और गुड बाय का। ठीक है, तो स्टे एट योर होम, स्टे सेफ। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, और मुस्कुराते रहिए।